पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने आपको बताया था कि गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन चलाया जो 1917 में उन्होंने शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और 1921 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद गांधी जी के द्वारा जो है एक नया आंदोलन शुरू किया गया जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना गया। और उसमें हमने आपको बताया था कि उस समय आर्थिक मंदी का दौर आ गया था, स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी और ब्रिटेन सरकार जो थी वो साइमन कमीशन के नेतृत्व में उसने एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया था जिसमें उसने जो है किसी भारतीय को नहीं रखा था और भारतीय उसका विरोध कर रहे थे। फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से गांधी जी ने एक नया आंदोलन शुरू किया जिसको सविनय अवज्ञा नाम दिया गया था और 1930 में इस आंदोलन को शुरू किया गया। और 31 जनवरी 1930 को जो उस समय वायसराय थे उनको गांधी जी ने एक मांग लिखी थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि 11 सूत्री मांगें उनकी थी, उनको पूरी की जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो वो इस आंदोलन को शुरू करेंगे। उसके लिए उन्होंने गुजरात का एक स्थान चुना था डांडी। वहाँ पे उन्होंने यात्रा शुरू की अपने आश्रम से अपने विश्वस्त लोगों के साथ में और वहाँ पहुँच के उन्होंने कानून बनाना शुरू किया और उस कानून का उल्लंघन किया। और 1930 में उनके प्रमुख साथी जो थे, जो सबसे ज़्यादा जिनका समर्थन मिल रहा था, अब्दुल गफ्फार खां को गिरफ्तार कर लिया गया और सशस्त्र भीड़ ने जो है पुलिस की गाड़ियों पे आक्रमण कर दिया। शांतिपूर्ण जुलूस जो था वो धीरे धीरे अब उन लोगों ने हमला शुरू कर दिया, लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद 31 मार्च 1931 में गांधी इरविन के बीच एक समझौता किया गया और एक गोलमेज सम्मेलन किया गया, लेकिन उसमें बात नहीं बनी। उसके बाद कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू किया, लेकिन इस आंदोलन में उनको उतनी सफलता नहीं मिली क्योंकि जो जनता थी वो दोबारा उनके साथ उस तरीके से जुड़ नहीं पाई। लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन इसमें सक्रिय थे। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई, भारी लगान के खिलाफ लड़ाई हुई। ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में जो पिछली चीज़ें हमने पढ़ी उसके बीच की चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो किस तरीके से किसान समुदाय या अन्य लोगों ने उसमें भाग लिया, ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर ज़मीन लेकर खेती कर रहे थे और महामंदी लंबी चली जिससे पट्टेदारों के लिए ज़मीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया था। मतलब ये जो पट्टेदार थे ये पैसा लेके ज़मीन देते थे उनको खेती करने के लिए, और जब महामंदी का दौर चला उनके अनाज का बिक्री नहीं हुआ, उनको पैसा नहीं मिला तो पैसा देने में वो लोग असमर्थ थे। और ऐसे में लोगों ने जो है आंदोलन की मांग करनी शुरू कर दी कि उनकी जो किराया चुकाने की वो है वो माफ़ कर दी जाए। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिकी एवं व्यावसायिक कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं व्यापार परिसंघ, जिसको फिक्की के नाम से भी जाना जाता है, का गठन किया गया। ये फिक्की संगठन जो है आज भी आपका है। गोलमेज सम्मेलन के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया।
औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर की टिन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियां और बहिष्कार अभियान में हिस्सा लिया, लेकिन फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि जो पूंजीपति वर्ग था उसको वो नाराज़ नहीं करना चाहती थी। सिविल नाफरमानी आंदोलनों में औरतों ने बड़े पैमानों पर हिस्सा लिया। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक कानून बनाया, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब हमने बताया था कि जैसे किसी भी चीज़ का बैरिकेटिंग कर दिया जाना और वहाँ पे आदमी आ जा ना सके। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था। मतलब औरतें भी अब गांधी जी के आह्वान के बाद जुलूसों में और सभाओं में वो जाने आने लगी थीं और वो अपना उसको पवित्र दायित्व समझने लगी थीं। सविनय अवज्ञा की सीमाएं, इसकी क्या सीमाएं थीं? सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थी। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। दलित या उत्पीड़ित वर्ग वही था जो सबसे कमज़ोर तबका उस समय था। गांधी जी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता, छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। मतलब स्वराज, जो स्वतंत्रता हमको मिलेगी, वो इन लोगों को जब तक हम अपने साथ नहीं मिलाएंगे तब तक हमको स्वतंत्रता मिलना संभव नहीं है। गांधी जी ने ऐसा कहा। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्होंने मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। उन्होंने शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई और अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही ताकि वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। भीमराव अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ उनका विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मानना था कि ऐसा करने से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। मतलब ये कि अगर वो अलग हो जाएंगे तो उनका समाज जो है वो उतना विकसित नहीं होगा, वो अलग पड़ जाएगा। अंबेडकर ने गांधी जी की बातों को मान लिया और सितंबर 1932 में पूना एक्ट पर हस्ताक्षर कर लिया गया। इससे दमित वर्ग जिनको अनुसूचित जात आज कहा जाता है को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गईं। मतलब अब उनके लिए सीटें निर्धारित कर दी गईं उनके जनसंख्या के आधार पे। उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था कि गांधी जी ने अपने साथ जोड़ने के लिए उनको असहयोग आंदोलन में उन्होंने खिलाफत आंदोलन को अपने साथ जोड़ा था। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब दिखने लगी थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा भी कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं के प्रतिनिधित्व के सवाल पर थी। मतलब मुस्लिम वर्ग जो था वो अपने जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व मतलब सीटों का बंटवारा वो चाहती थी। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं
और मुस्लिम बाहुल्य प्रांतों जैसे बंगाल और पंजाब, यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे और ये लोग मांग कर रहे थे कि इनको अलग सीट दी जाए, में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो वो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार है। 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे सभी संभावनाएं समाप्त हो गईं और बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनका भय था कि हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी।